हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो बुक फर्स्ट है उसको हम लोग देख रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 आपका प्रारंभ करेंगे। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसके कुछ जो महत्वपूर्ण जो आपके तत्व हैं, पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग एक एक करके बिंदुवत उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था सरकार की भूमिका, सरकार के विषय में पढ़ा। उसमें कोई आपको डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर उसके साथ हम लोग आगे बढ़ जाए। किसी का कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस पार्ट में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभाव करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि गवर्नमेंट जो काम करती है उसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन पर, इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय विचार में शामिल है। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होगा, आइए इसे जानने के लिए दक्षिण भारत में रहने वाली माया की कहानी को पढ़ते हैं। यानी माया की कहानी से हम स्टोरी को आपका नरेट करेंगे। कहाँ रह रही है? साउथ अफ्रीका में। और इसी के साथ हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे और उसको रिलेट करके के चीजों को जो है इंपॉर्टेंट तरीके से सब चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेसन आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले देख लीजिए, ये मैप है आपका वर्ल्ड का, विश्व का मैप है। एक बार अच्छे से देखिए, और ये है हमारी कंट्री भारत। अब आप ये मत कहना कि सर ये ऊपर का जो चिन्ह है वो बना हुआ नहीं है, इसको मत देखना बच्चों थोड़ा सा, क्योंकि वर्ल्ड के मैप में कंट्री का बस लोकेशन दिखाई जाती है। देख लिया? देख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका तो आपको पता होना चाहिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक। ये दक्षिणी अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिए, और नीचे अंटार्कटिका। तो सबसे पहले आप इस पे एक बार नजर दौड़ाइए, इसको देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लिया? चलिए आगे ध्यान देते हैं और एक एक करके हम लोग इसमें सारे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ध्यान देंगे आप सभी, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजाति के लोग, जाति नहीं बच्चों, स्पेशल शब्द को ध्यान देना है, प्रजाति के लोग, यानी कि अलग अलग जो है वह प्रजाति पाई जाती है। कोकोसाइट है, मंगोलाइट है, ऑस्ट्रेलियन है, इस प्रकार की ऐसे बात करते हैं। तो उसमें भी दो चीज हैं अगर हम बात करें प्रजाति में, एक है श्वेत यानी कि गोरे, और अश्वेत यानी कि काले, जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे कि भारतीय। देखिए, 3 कलर मिलते हैं, या तो मिलेंगे श्वेत। आप यूरोपियन कंट्री के जो लोग हैं आप उनको देखिए, बिल्कुल भूरे चिट्टे मिलेंगे आपको, देखने में बड़े सुंदर लगेंगे। अफ्रीकन कंट्रीज के लोग देखिए, बिल्कुल आपको ब्लैक, लंबे लंबे बलिष्ठ मिलेंगे, लेकिन उनका रंग काला होगा। ऐसे ही भारतीयों को अगर देखेंगे तो भारतीयों का रंग ना काला है ना गोरा है, बल्कि कैसा है, सांवले कलर के, जैसे मेरा कलर है, आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है। और अगर हम बनावट की बात करें तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो हैं आपके बनावट जो है शरीर की शारीरिक बनावट हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। जोहानसबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की एक दक्षिणी अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्से की सफाई करने में अपनी मदद की जो उसकी मॉम है उसकी हेल्प कर रहा था। उसे एक रजिस्टर से जो अखबार की कुछ कतरनों और तस्वीर भरा हुआ मिला। अब आप देखते हैं अखबार में कुछ चीज आपको अच्छी लगती है तो आप उसको काट लेते हैं, आप उन्हें कटिंग कर लेते हैं, हम बोलते हैं उनको तो आपका कतरन, ठीक है। उसे क्या मिली, कुछ वहां आपका ऐसी ही आपका तस्वीर मिली जिन कतरों को वह देखा था। उनमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के के बहुत सारे तस्वीर थी
और कह रहा है कि 15 साल का एक ऐसा कोई बच्चा था जिसके स्कूल जाने की बहुत सारी आपकी तस्वीरें थी। ठीक, माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी मां से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन था। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा और उसने पूछा क्यों। अब कह रहे हैं कि क्यों मार दी थी गोली, इसके विषय में अब वो जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले पता होना चाहिए माया है, और एक कहानी के साथ हम माया के साथ ही अपने जो चैप्टर्स हैं हम उनको कहानी को सुन रहे हैं। माया की मां ने समझा है कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब था कि त्वचा यानी कि चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। ये हम आप अच्छी तरह कक्षा 9 में भी इसको एक बार पढ़ेंगे। आपको दिखाई दे रहा है क्या कि चमड़ी का जो रंग है, जो त्वचा का रंग है, इसके आधार पर वो लोग भेदभाव करते थे। काले गोरे का इस प्रकार का भेदभाव होता है। ठीक है ना। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका की प्रजाति इस आधार पर सहयोग रूप में बटी हुई। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय तथा अन्य प्रजाति को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। यानी कि अगर कोई भारतीय है तो वो श्वेत और अश्वेत से अपना संबंध, अपने रिलेशन नहीं रख सकता है, उसे अलग रहना पड़ेगा। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं को काम कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि रंगभेद कानून किस तरह का जीवन था, उसके बारे में बताते हुए माया की मां आवाज में बहुत बड़ा गुस्सा था। अब देखिए, रंग भेद का कानून, अब माया को भी बड़ी ये बात अजीब लग रही थी, क्योंकि माया आज की जनरेशन में उस समय पैदा हुई जब ये आपकी रंग भेद की नीति नहीं थी। देखिए, अफ्रीका में 1994 के बाद स्थिति सामान्य हुई। वहां आप देखेंगे, वहां 1994 तक रंग भेद की जो नीति थी वो चलती है, श्वेत और अश्वेत। आज भी देखिएगा, आप लोग अमेरिका में आप लोग जाएंगे, यूएस में, तो वहां कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी ऐसी हिंसक घटना जो है देखने के लिए आपका मिल जाती है आपको। ठीक, और जो कह रहे हैं कि जब उसकी मां उसके बारे में बता रही थी उस कहानी को, स्टोरी को, तो उनकी आवाज में क्या था, गुस्सा था। आप देखते हैं जब कोई बात करता है तो उसका बेस बढ़ जाता है, थोड़ी टोन चेंज हो जाती है। तो ऐसा ही गुस्सा क्या था, माया की मां के आवाज में था। क्लियर है क्यों था? क्योंकि वो शायद उसको चीज को फेस किया होगा। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। अब बताइए, जो काले हैं, गोरे हैं, उनके अस्पताल अलग होते थे। अस्पताल की गाड़ियां भी श्वेत लोगों को अस्पताल ले जाने की गाड़ी अलग थी। वे जरूरत के सामान सुसज्जित होते थे, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अब देखिए, जिन गाड़ियों से मरीज आते थे, क्लियर है, उसमें भी कंडीशन था आपका काले गोरे का। अगर गोरे रंग का व्यक्ति है तो उसके लिए पर्याप्त अच्छी सुविधा होगी, यानी कि मान लीजिए वेल सेट एम्बुलेंस होगी। और अगर आम है, कोई अश्वेत है, उसके लिए वही आपका मेटाडोर टाइप की बस ले जाओ, इस तरह की सुविधा रही होगी। और कुछ इतने पर्याप्त इंस्ट्रूमेंट नहीं थे उसमें। उनके लिए रेल बस की सुविधा भी अलग थी। यहां तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों का बस स्टैंड भी अलग था। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बात थी कि काले गोरों का जो बस स्टैंड था वो भी क्या था, अलग था, एक दूसरे से बहुत आपका डिफरेंट था। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की आपका रंग भेद नीति यहां पर थी, और आप इसको फील कर सकते हैं कि कैसा समाज उस समय का रहा होगा, कि जहां पर चमड़ी के रंग के आधार पर सामाजिक विभाजन आपका बना हुआ था, और लोगों की मानसिकता क्या रही होगी, इसके विषय में आप लोग गौर कर सकते हैं। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी, यानी कि जो आपके अश्वेत लोग थे उनको वोटिंग राइट्स आपके नहीं थे। ये देख लीजिए। ठीक, देश की सबसे अच्छी जमीन अश्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी, यानी कि जहां पर पैदावार अच्छी होगी, जहां मिट्टी फर्टाइल वगैरह है, वो रिजर्व किसके लिए कर दी है, आपका गोरे लोगों के लिए वो जमीन रिजर्व है।
और आश्वेत लोगों को खेती में सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि आश्वेत लोग और भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। आप सोचिए, जो वो लोग थे काले लोग, उनको गोरे लोगों के समान बल्कि भारतीयों के समान भी उनको ट्रीटमेंट जो था वो आपका नहीं मिलता था। ये आपको बेसिकली आपको इसमें समझना है और आपको देखना है। तो इस भेदभाव की नीति को आप लोग समझ सकते हैं, गौर करके देख सकते हैं। देखिए, ये वही ऐसा वेतरांक है जो आपका बता रहा है कि स्टोरी को, उस कहानी को आप इसको समझ सकते हैं। और आपको पहले भी समझ आएगा कि रंग भेद क्या है, यानी कि शरीर की चमड़ी के इस रंग के आधार पर लोगों ने सामाजिक विभाजन को बनाया था, काले, श्वेत और असामले। क्लियर है? इस प्रकार का सामाजिक विभाजन जो था बना हुआ है। तो आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार की वहां राजनीति थी, कैसे श्वेत अश्वेत लोगों के बीच डिफरेंस था, कैसे चीजों को लेकर आप सोच सकते हैं कि अस्पताल तक जो था एक दूसरे के अलग अलग थे, बस स्टैंड अलग थे, सुविधाएं अलग थी, तो देखने वाले डॉक्टर भी अलग रहे होंगे। दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में एक शहर सोवेटो, जहां सिर्फ आश्वेत लोग ही रहते हैं, पीटर हेक्टस वहां रहता था। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकन भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल में अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने पर जोर डाल रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन्स सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों पर बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोली बरसा दी। उससे एक गोली हेक्टर को लग गई और वह मर जाता है। 16 जून 1976 की ये घटना है। अब देखिए, वो कह रहा है कि हम लोग क्यों सीखे अफ्रीकन, हमको अपनी जुलू भाषा, जो उनकी लोकल अपनी टंग होती है, हमको वो सीखना है। इसको लेकर वो आंदोलन कर देता है। पुलिस उसको भीड़ पर आपका लाठी चार्ज करती है, उसको मारपीट करती है, फायरिंग वगैरह करती है, गोली चलाती है और आखिरकार एक गोली हेक्टर को लग जाती है और हेक्टर की डेथ हो जाती है 16 जून 1976। ये कहानी थी उसमें अखबार की कटिंग में, जो माया को आपका मिली थी और जिसके विषय में उसकी माता जो उसको बता रही थी। तो ये कहानी थी, छोटी सी स्टोरी, यानी कि माया की कहानी से हमको स्पष्ट हो गया कि जो रंग भेद की नीति थी उसके आधार पर क्या चीजें हैं। इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देख लीजिए इसको। देख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ते। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला बहुत ही प्रमुख नेता हैं इस फील्ड के। ये मान लीजिए, आज श्वेतों को उनके अधिकार दिलाने के लिए इस व्यक्ति ने बहुत बड़ा संघर्ष झेला है। 35 वर्ष भी लगभग आपके जेल में रहे। नाम ध्यान लिख लीजिए, नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, यानी कि लोकतांत्रिक देश बन गया। कब बना? 1994 में। तब सभी प्रजातियों को बराबर माने जाने लगा और कह रहे कि चाहे कोई गोरा हो, काला हो, सामले हो, सबको क्या मिला? इक्वल ट्रीटमेंट मिला। सबको क्या माने जाने लगा? आपका बराबर, यानी कि समान समझे जाने लगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आइए अब यह समझने का प्रयास करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। अगर आप कहते हैं कि कहीं पर सरकार डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक सरकार है,
या कोई लोकतांत्रिक राष्ट्र है, राज्य है, उसका मतलब क्या है? आखिर में आप किसको कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार? इसको हम लोग थोड़ा सा आप इसमें हम जांच पड़ताल कर लेते हैं और इसके विषय में थोड़ा सा हम पढ़ भी लेते हैं और देखते भी हैं। सबसे पहले बात करेंगे भागीदारी की। आखिर में भागीदारी क्या है? हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? बताइए। हमारे यहाँ क्या होते हैं? नियमित रूप से चुनाव होते हैं। आपने पिछले पार्ट में सर पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकर कौन है? अथॉरिटी जनता है। ठीक। चुनाव में वोट को लेकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि लोग की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान रखते हैं। क्या करते हैं? लोगों की जरूरतों को और मांगों को आपका ध्यान में रखते हैं। यानी कि सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं तो हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और हमारे प्रतिनिधि जहां भी जिस पक्ष में खड़े होंगे वो अपने लोगों की बात को सबसे आगे रखते हैं और यही जनता का सरोकार है और यही जनता का निर्णय का डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। क्लियर है? तो हमारे यहाँ क्या होते हैं? भागीदारी के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। ऐसी परिपाटी है, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे आपका ग्राम पंचायत यानी के निकाय चुनाव हो, सब में हमने पंचवर्ष के हिसाब से ही चीजों को रखा हुआ है। देख लीजिए इसको, समझिए इसको। देख लिया? आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी जरूरतों की चीजें हैं जिनको हम लोग आपका देख लेते हैं। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। क्या होता है? कि निश्चित समय के लिए। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। क्या बताया था मैंने आपको बच्चों? भारत में कितना है ये टाइम पीरियड आपका? 5 वर्ष हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है हमारी सरकार ने। सरकार का फिर से सत्ता में बना रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों को वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस कराते हैं। इस ताकत से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है कि हर 5 साल में चुनाव हो रहे हैं तो जो आपके नेता है उन्हें भी आपका लोगों की जो आपकी वैल्यू है ध्यान रहेगी। ठीक है? और आप देखते होंगे जब भी चुनाव का समय आता है तो चुनाव के समय में नेता जो हैं आपके जनता के पैरों में लेट जाते हैं कि आप ही हमारे माई बाप हैं, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं फिर आपकी जनता आपके नेता के पैरों में आ जाती है। क्लियर है? ये एक अलग चीज है। लेकिन अल्टीमेटली आपको ध्यान ये रखना है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकतर तो हम पढ़े हैं कि समय का चुनाव लोगों की वह घड़ी है। देखिए, एक बार आपने कोई व्यक्ति चुन लिया, उसने आपका काम नहीं किया, आपका प्रतिनिधि नहीं बना, आपकी समस्या को सामने नहीं रखा, अगली बार उसको मौका नहीं मिलेगा और आपके सामने ऐसा घड़ी या समय आएगा कि आप अपना प्रतिनिधि बदल सकते हैं, आप किसी दूसरे को चुन सकते हैं। तो इस तरह का नियम चुनाव में लोगों को सरकार बनाने का निमंत्रण देता है कि आपको हम निमंत्रण दे रहे हैं, चुनाव होगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी निर्दलीय खड़ा हो सकता है, चुनाव जीत सकता है, अगली बार फिर खड़ा हो सकता है, जीत भी सकता है और हार भी सकता है। क्लियर है? तो जनता के सरोकार पर ही डिपेंड होता है। भागीदारी के अन्य तरीके, चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है। वोट के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीति में लोगों के भाग लेने में और कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्य में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। आलोचना करते हैं और क्या करते हैं? उसकी जो भागीदारी है उस भागीदारी को निभाते हैं
और उस भागीदारी को आपका सुनिश्चित भी करते हैं। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। अगस्त 2005 में एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया, यानी कि जो बिजली की यूनिट बढ़ा दिया। तब लोगों ने अपना विरोध करते ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाया। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव के तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की कि लेकिन अंततः लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। किसके प्रति है? जो आम पब्लिक है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन? जो भी आपकी गवर्नमेंट है। क्लियर है? ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। और क्या सरकार को यह समझाता है कि उसे कार्रवाई करनी चाहिए? किन तरीकों से धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हों? इसके लिए जो बातें गलत हैं, उन्हें न्याय संगत नहीं है, उन्हें सामने लाया जाता है। देखिए, लोग अभियान चलाते हैं, जुलूस करते हैं, धरने करते हैं, सिग्नेचर अभियान चलाते हैं। सबका पर्पज क्या है? ताकि अगर कुछ गलत है लोगों को सामने रखें, सरकार को अवगत कराएं उसके विषय में और अपना विरोध प्रकट करें। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। क्लियर है? क्या है? ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो है आपका पहचान है। देखिए, इस तरह से ही कुछ विरोध होते हैं, इस तरह से कुछ आपके धरने दिए जाते हैं। एक ऐसा इमेज हमारे सामने है। क्लियर है? महिलाओं का आंदोलन लेकर बच्चे करते हैं, शिक्षा वाले करते हैं, अलग अलग ग्रुप करते हैं, गांव के लोग, जनता किसी चीज के लिए भी कर सकते हैं, अपना विरोध कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, ठीक, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जुलूस यात्रा निकाल सकते हैं, कैंडल मार्च निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक। इनसे अपना विरोध, अपनी चीजों को सामने रखने के लिए एक आपका तरीका है, अपने आप को अभिव्यक्त करने का तरीका है। क्लियर है? तो आप एक बार इसको देख लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, कुछ डाउट है, कोई समझ नहीं आ रहा है इसमें, आप मुझसे मेरे प्यारे बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने पढ़ लिया, गौर कर लिया इस पे, एक एक चीजों को आपने बहुत अच्छे से देखा। यहां तक कोई डाउट, कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ ना आई हो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अखबार, पत्रिका एवं टेलीविजन में भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारी पर चर्चा करना महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे आपका न्यूज़पेपर हो, कोई आपकी पत्रिका आती हो, आपका टेलीविजन पर बहुत सारे न्यूज आपका चैनल है, बहुत सारे ऐसे डिबेट्स के पॉइंट्स हैं जहां गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन पर चर्चा करे और एक डिसीजन मेकिंग भूमिका में निभाए। क्लियर है? ये उसका रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब कह रहे हैं, जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिलता। हर वर्ग, अब वर्ग में आपका, आप जाति विशेष को मत लीजिए, वर्ग का मतलब होता है आर्थिक स्थिति से हम लोग कह सकते हैं, महिला वर्ग से कह सकते हैं, पिछड़े वर्गों से कह सकते हैं। देखिए, लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके कामकाज के तौर तरीकों को चुनौती देता है। मान लीजिए सरकार ने कुछ काम किया, जैसे एग्जाम्पल बिजली का बिल बढ़ाया, पानी के बिल की आप कीमत बढ़ा दी, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं है, उसके लिए लोग आपका धरना प्रदर्शन करें, तो ये चीजें हैं, एक उनके सामने चुनौती आप खड़ी हो जाती है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए हो पाती है अगर देश के लोग सजग और इस बात में रुचि लेते हैं कि देश को कैसे चलाया जाता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोग किस तरह से भागीदारी ले, लोगों की सजगता क्या है, किस प्रकार के जागरूकता है, किस प्रकार की चीजें हैं, इन सभी चीजों में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस आपका रोल निभाती हैं। इन सभी चीजों को आपका बहुत बड़ी चीजों में देखा जाता है, ठीक।
अगर आप इस बार हमें शहर, कस्बे, गांव की गली में कोई जुलूस गुजरते हुए देखते हैं तो हम एक क्षण रुक कर पाते हैं कि जुलूस किस लिए निकाला जा रहा है। ठीक, अब देखिए, बड़ी बहुत ही आपको स्वाभाविक बात है, आप रोड पर देखते हैं कि कुछ लोग आपका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मास्क निकाल रहे हैं, तो आपके मन में क्यूरियोसिटी जागती है, इच्छा जागती है कि यार एक बार ना रुक के पूछ लेते हैं, भाई आखिर में क्या हो रहा है, जो आपका धरना दे रहे हैं, हड़ताल चल रही है, लोग क्यों खड़े हैं यहाँ, क्यों किसी का घर का घेराव कर रखा है आपने। तो बताते हैं कि ये धरना, ये प्रदर्शन, ये घेराव इन कार्यों के लिए है, सरकार की इस नीति के लिए, या इस शासन प्रशासन में ये कमी है और उसको सुधार के लिए हम लोग अपना विरोध कर रहे हैं ताकि उसमें सुधार हो सके। तो ये जाहिर है। तो सबसे बड़ी बात हमने क्या पढ़ा था कि आपकी भागीदारी कैसी है, जनता की सुनिश्चितता कैसी है, आप कितने अवेयर हैं इन सब चीजों के लिए, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है हमको ये देखना है कि लोग कौन हैं, भाग किस लिए कर रहे हैं, इन चीजों। इसलिए हम ये समझने में मदद करते हैं कि सरकार कैसा काम करती है, और ये देखते हैं कि मुद्दा क्या है, किस लिए हो रहा है, क्या मांग चाहते हैं, क्या उसमें रिफॉर्म होना है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं किसी भी आंदोलन में, किसी भी जुलूस में, किसी भी मार्च में, किसी भी कंडीशन में। क्लियर है, ये सारे पॉइंट्स है। और उसके बाद विवादों का जो समाधान है कि आखिर में आप अब इनका निपटारा कैसे करोगे, तो इनको भी देखेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए सबसे पहले, चलिए मैं छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। आपके स्कूल में कंटिन्यूअस पिछले 10 दिन से या 5 दिन से आपकी क्लासें नहीं हो रही, तो बच्चों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप कहेंगे मजा ऐसा, टेंशन क्यों लेनी, जब क्लास नहीं हो रही आराम से आएंगे, स्कूल में कुछ काम नहीं मिलेगा और हम लोग आपका वापस चले जाएंगे। लेकिन नहीं, जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और जानते हैं कि स्कूल हमारा राइट्स है कि हमको एजुकेशन दें, वो प्रिंसिपल के यहाँ कंप्लेन करेंगे, बच्चे धरने पर बैठेंगे, लोगों शिकायत करेंगे कि हमारा स्कूल नहीं चल रहा है, अपने अभिभावक से बताएंगे, अभिभावक जो है जागरूक करेंगे, आगे जाएंगे कि भाई हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, इस प्रकार क्लासें नहीं चल रही हैं। तो ये सारी चीजें, ठीक है, तो इस प्रकार से ही चीजें होती हैं। तो आप इनको ध्यान रखिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे सभी। चलिए, गौर कर लिया, देख लिया अच्छी तरीके से सब लोगों ने। विवाद का समाधान, आखिर में निपटारा आप कैसे करोगे किसी चीजों का? आपने माया की कहानी में पढ़ा था कि कैसे विवादों या समस्या का समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। हिंसा का प्रयोग कैसे होता है कि जैसे डेविड हेक्टर था, वो अफ्रीकन भाषा नहीं सीखना चाहता था, जो उसकी अपनी भाषा थी जुलू, वो उसको सीखना चाह रहा था और उसके लिए वो प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने क्या करा दिया, उस पर अटैक करा दिया, उसको मारने लगे। तो वापस में वो भी उन पर हमला कर दें तो क्या हो जाएगा, हिंसक हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कई बार ये रूप आपका अपनाना पड़ता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह का विरोध करने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। कैसे? भाई वो आपका विरोध कर रहे हैं तो आप भी उनका विरोध करें, लेकिन कैसे? बलपूर्वक करेंगे तो ये विरोध होगा। अब वो किससे कर रहे थे? लाठी से, प्रशासन से गोली चलाकर कर रहे थे। माया की कहानी को द्वारा पढ़िए, क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? कैसे? जो हेक्टर की हत्या हुई है, क्या उसको रोक सकते थे? कैसे? बताइए। अगर पुलिस चाहती तो शायद उसकी हत्या नहीं होती। बड़ा सरल है कि वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस का कोई उच्च श्रेणी का अधिकारी आकर उनसे बात करता, भाई आप लोग किस लिए आपका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? तो वो कहते हैं हम इसलिए कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आप अपना विज्ञापन, अगर हम वर्तमान स्थिति को बात करें भारत के संदर्भ में, तो हम डीएम को विज्ञापन सौंपते, ठीक है, और डीएम के आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को या जो हमारे सचिव हैं स्कूली शिक्षा के, शिक्षा मंत्री वगैरह को, कि हम इस तरह की एजुकेशन चाहते हैं और इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं
और हम अपना विरोध जताने के लिए आपके पास अपना सहमति पत्र देते हैं। इस प्रकार की चीजें हो तो पुलिस उसको शांति में सुनती, उनकी समस्या को समझने का प्रयास करती, निदान करने की कोशिश करती, तो शायद जो हेक्टर था वो ना मरता। ये चीज होती है। आज भी हमारे यहाँ धरने प्रदर्शन होते हैं, उनकी समस्या को सुना जाता है, उनको एक आश्वासन दिया जाता है कि इस समय तक ये चीजें हो जाएंगी, नहीं होती हैं वो आपका फिर लोग धरने देते हैं, फिर उन चीजों को सुना जाता है, फिर उन पर मंथन होता है, सरकार उन पर डिसीजन मेकिंग अपना करती है। तो इस तरह से जो विवादित जो आपकी चीज है उनका आपका निपटारा जो है वो आपका इसके अंतर्गत किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये समझने वाली बात है। तो फिलहाल आप सबसे पहले एक बार मैं फिर अनुरोध करूंगा पुनः कि सभी बच्चे एक बार जितना हमने पढ़ा है आप उसका रिवीजन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, कुछ पूछना तो नहीं है, कोई ऐसा डाउट है जो आपको समझ नहीं आ रहा है उसको देखिए। मैंने पढ़ाया नहीं, इसको पढ़ाऊंगा मैं भी, ठीक है? आप समझ सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं, और कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग आज इस चैप्टर को अच्छे से घर पर जाके पढ़ के आइए, एक बार उसको रिवीजन कीजिए। कुछ भी ऐसा लगता है जो आपको समझ नहीं आया है, कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझसे आप इस लेक्चर को पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, तो फिर मैं आपको इसका डाउट जो भी होगा मैं आपको लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आपको बता दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।